नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूं आपके लिए हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। और ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। अब तक आपके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किए गए जितने भी सैंपल पेपर है उसके बेस पे आ रहे हैं। चाहे वो मैथ्स का एग्जाम हो, चाहे वो सोशल साइंस का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन पेपर करना बहुत जरूरी है। खासकर दिल्ली जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है ही। तो आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं उनको शेयर करें वीडियो, उनको बताएं कि क्वेश्चन पेपर जरूर करके जाना। और अगर आप दूसरे स्टेट्स हैं तो भी करके जाएं, क्योंकि काफी हद तक जो क्वेश्चन आते हैं वो एक जैसा होता है, पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको दिया हुआ है सामान्य निर्देश। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप आराम से बैठ के तसल्ली पूर्वक पढ़ लेना कि हिंदी के पेपर करने के लिए कौन कौन से सामान्य निर्देश होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है खंड क, और खंड क में हमें मिलता है अपठित गद्यांश। तो चलिए अपठित गद्यांश हम स्टार्ट करते हैं। नीचे आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 5 एमसीक्यू होंगे और हर एक 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है। तो पहले बहुत अच्छे से हम अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस धरती पर जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। इस पृथ्वी पर जीवन जो है वो प्रकृति के कारण ही संभव है। ब्रह्मांड में और कोई ऐसा ग्रह नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के बिना वहां जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। धरती पर हर स्थान पर प्रकृति जैसी धरती पर हर स्थान पर प्रकृति एक जैसी नहीं है। स्थान के अनुसार प्रकृति अपना रंग रूप बदल लेती है और उस स्थान के अनुसार हमें संसाधन उपलब्ध कराती है, और साथ ही हमारे मन हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम इसके महत्व को जानते हुए इसका सम्मान करें और इसे अपने स्वार्थ के लिए उजाड़े नहीं, जिससे मनुष्य की संतानें भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सके, यानी हमारी फ्यूचर जनरेशन भी प्रकृति को बहुत अच्छे से आनंद ले सके और इसका लाभ उठा सके। अन्यथा एक दिन वह होगा जब इस प्रकृति के सौंदर्य को लोग कंप्यूटर पर ही देखे और महसूस कर पाएंगे। हमारे चारों ओर हम जो भी प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वो प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे सांस के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी, पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपनी अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित करता है। समय हमें चिता रहा है कि यदि हमने अभी इस विषय पर ठोस कदम ना उठाया तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर जीवन संभव ना हो पाएगा। इस प्रकृति में जब एक संतुलन है इस प्रकृति में जब एक संतुलन है तभी तक हमारे जीवन में भी संतुलन है। जहां इस प्रकृति का संतुलन खराब होगा वहीं हमारे जीवन का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। इस धरती जो हमें इतनी सुंदर लगती है वह इस प्रकृति के कारण है, अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ नहीं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति अपना रंग रूप किसके अनुसार बदलती है? गुण के स्थान के अनुसार, दोष के अनुसार या जल के अनुसार? तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो प्रकृति अपना रंग रूप बदलता है स्थान के अनुसार। तो ये आंसर आपका बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बच्चों को पता है कि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? प्रकृति का सृजन, प्रकृति का दहन, प्रकृति का संवर्धन या प्रकृति का दोहन? तो आंसर आएगा प्रकृति का दोहन। क्वेश्चन क्या था? हमारी धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? तो प्रकृति का दोहन जो मनुष्य करता जा रहा है, जिसकी वजह से धरती की प्रकृति के सौंदर्य में वंचित आ रहा है, कम होता जा रहा है। हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? पानी, हवा, प्रकृति में संतुलन या घर? तो आंसर आएगा हमारे जीवन में संतुलन के लिए प्रकृति में संतुलन होना जरूरी है।
तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। पांचवा पार्ट पढ़िए। धरती की सुंदरता किसके कान है? हमारी पृथ्वी की धरती की सुंदरता किसके कान है? नदी के कान, पहाड़ के कान, प्रकृति के कान या वनस्पतियों के कान? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रकृति के कारण, क्योंकि बात ही प्रकृति की होती है पूरे पैसेज में, इसलिए अधिकतर आंसर जो है प्रकृति पर बेस्ड आएगा। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर आप अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, आप अठित गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो एक ही बार में आप सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे जाओगे। तो बार बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। ये आप पठित गद्यांश करने का बेस्ट तरीका होता है। सेकंड ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको छोड़कर ये भी कर सकते हो, शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराने वाली है, यह ज्ञान की आंख देती है, यदि हमारी सोई प्रतिभा को जगाकर उसे कारगर बनाती है। देखा जाए तो समूचा विश्व एक खुली पाठशाला है, हर व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। व्यक्ति के लिए उसका अनुभव ही शिक्षा का स्वरूप है, किंतु उम्र के पहले पड़ाव को, जिसे सामान्यतः विद्यार्थी जीवन कहते हैं, यानी आपका जीवन जो है, यही शिक्षा के लिए उपयुक्त स्वीकार किया गया है। यानी शिक्षा के लिए सबसे अच्छा आपका एज है, जिस एज में आप अभी हो। भारतीय दृष्टि से इसे ब्रह्मचार आश्रम कहते हैं, जहां 5 वर्ष तक बालक माता के निर्देशन में जीवन की प्रारंभिक बातें सीखता है। 5 से 25 वर्ष उसके लिए गुरु के यहाँ शिक्षा पाने के लिए निश्चित किए गए हैं। भारत में आपने देखा है कि 5 वर्ष तक तो बच्चा अपने माता के पास रहता है, अपने माता पिता की बात मानता है, फिर स्कूल में एडमिशन हो जाता है, फिर 5 से 25 वर्ष वो अपने गुरु की बात मानता है। आप सभी मानते होंगे। यह विविध शिक्षा का स्वरूप है। विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षा तो तब भी जहां भी मिले उसे हाथ बढ़ाकर स्वीकार करना चाहिए। जहां भी एजुकेशन मिले, जहां भी शिक्षा मिले, उसे स्वीकार कीजिए। लेकिन यहां हमारे उद्देश्य पौध शिक्षा की आवश्यकता। पौध शिक्षा क्या होता है? जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी शिक्षा। पौध शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बतलाना है। इस पैसेज में पौध शिक्षा की बात होगी। पौध शिक्षा होता है जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी पढ़ाई की बात होगी। पौध से अभिप्राय है गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति, दूसरे शब्दों में जिसकी उम्र 25 से अधिक हो। यदि अधिक उम्र में कोई अनपढ़ व्यक्ति अशिक्षा के कलंक को मिटाना चाहे तो वह अपने कार्य के क्षणों से कुछ अवकाश निकाल करके, मतलब वो चाहे कोई व्यक्ति 25 से ऊपर वाला व्यक्ति, तो अपने कार्य से कुछ छुट्टी लेकर कुछ थोड़ा सा टाइम निकालकर साक्षर हो सकता है। इससे वह अपने दैनिक कार्य को भली भांति और आकर्षक ढंग से पूरा कर सकता है। राष्ट्र की अनेक विकासशील नीतियों में पौध शिक्षा नीति का शिक्षा उद्देश्य यही है कि वे लोग जो अपने विद्यार्थी जीवन में विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, अक्षर ज्ञान तक नहीं प्राप्त कर सके, वे अपना दैनंदिन जीवन सुचारू रूप से चला सकें और सामान्य लिखने पढ़ने के योग्य हो सकें। ये पौध शिक्षा का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पकी आयु वाले पौध व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना लागू की गई है, क्योंकि आज के प्रगतिशील युग में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित रहकर समय के साथ नहीं चल सकता। फिर चाहे गांव हो या शहर, वो अपने देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बल पर ही जुड़ सकता है। देश विदेश में जो अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है, उन्नति विकास की योजनाएं चल रही है और संसाधन और उपकरण सामने आ रहे हैं, अशिक्षित व्यक्ति या तो उसके अपरिचित रहता हुआ समुचित लाभ नहीं उठा पाएगा या फिर अशिक्षा के कारण ठगा जा सकता है। ऐसे में यह वर्ग स्वयं को शिक्षित बनाकर ही ठीक से जीवन योग्य हो सकता है। पौध शिक्षा का उपयोग दृष्टि से एक उद्देश्य यह भी है कि जब तक जो लोग अनपढ़ और पिछड़े रह गए हैं, वे शिक्षा के महत्व को समझ नहीं सके और कम से कम अपनी संतान को आगे विकास करने का अवसर प्रदान कर सके। यानी जो लोग जब विद्यार्थी थे तो किसी कारण से पढ़ नहीं सके, तो अगर पौध शिक्षा करा देंगे तो वो ये तो समझ पाएंगे ना, उनके बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे कोई व्यक्ति मजदूर है और किसान है या किसी वर्ग से संबंधित है, कोई भी कार्य करता हो, निश्चय ही एक विशेष स्तर की शिक्षा पाकर वह न केवल अपनी योग्यता बढ़ा सकता है, अपितु अपने में समझ बूझ पैदा कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है
पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होता, कहने का मतलब यहां पर ये था। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य की किसकी पहचान कराती है? जो शिक्षा होती है ये मनुष्य को किसकी पहचान कराती है? सत्य की, अहिंसा की, अपरिग्रह की या झूठ की? तो आपको शुरू में ही आपको बता दिया था कि शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराती है, तो ए आंसर आएगा इसका। नाउ पौड से क्या अभिप्राय है? तो पौड के बारे में क्या बताया था? जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है। तो ऑप्शन देखिए, जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक, तो गलत हो गया ये तो। जिसकी आयु 21 वर्ष, ये भी गलत हो गया। जिसकी आयु 22 वर्ष, ये भी गलत हो गया। जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, तो डी ऑप्शन मिल गया ना, जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, तो डी आंसर आएगा। पकी आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? तो उसको पौड शिक्षा बोलते हैं। पकी आयु मतलब 25 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति को, जो 25 साल से ज्यादा वाले व्यक्ति होते हैं, जब उनको शिक्षा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसे पौड शिक्षा कहते हैं। तो बी इसका आंसर आएगा। आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? तो अशिक्षित व्यक्ति। अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो वो नहीं चल सकता। आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? जो अशिक्षित व्यक्ति है वो नहीं चल सकता। तो ए आंसर आएगा। योग्यता के साथ साथ समझ बूझ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा करता है? तो योग्यता के साथ समझ बूझ पैदा करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? शिक्षा लेना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा था कि योग्यता के साथ समझ बूझ व्यक्ति में कौन पैदा करता है? तो वो पैदा करता है शिक्षा। आप जितना एजुकेटेड होंगे उतना आप अंडरस्टैंडिंग होंगे, आप उतना समझ बूझ वाले व्यक्ति बनोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नीचे दो काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर उसको आंसर को चुनिए। यहां भी 5 एमसीक्यू होंगे और हम हर किसी का आंसर देंगे। देखिए अब यहाँ काव्यांश, काव्यांश होती है कविता, बात होती है काव्यांश की, काव्यांश होती है कविता। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का, शैशव होता है बचपन, बचपन के सुंदर प्रभात का, यानी लेखक कवि कहता है जब मैं पैदा हुआ उसके सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा है, यानी लोगों को बच्चों को विकसित होते हुए देखा है। यौवन की मादक लाली में, यौवन होता है युवावस्था, तो यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा है, यानी जीवन के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी देखी है। यौवन में मैंने लोगों पे चेहरे पर लाली देखी है और उल्लास देखा है, यानी गुस्सा देखा है या फिर एनर्जी देखा है लोगों के अंदर, क्योंकि यौवनारंभ में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जग झंझा झकोड़ में आशा तिलका का विलास देखा है, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम से क्रम प्रकाश देखा है। कवि कहता है मैंने लोगों में आकांक्षा देखा है, मैंने लोगों में उत्साह देखा है, मैंने प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा है। जीवन में ना निराश मुझको, जीवन में ना निराशा मुझको, यानी मैं निराश नहीं हूं जीवन में, कभी रुलाने को आई। जीवन में कभी भी निराशा मुझको कभी रुलाने के लिए नहीं आई। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई, और ये पूरा जग झूठा है, ये बात भी जीवन ने मुझे कभी सिखाया नहीं। मैं इतना बड़ा हो गया तब भी मुझे नहीं पता लगा कि जग झूठा है, ये बात भी मुझे जीवन सिखाने नहीं आया। अरिदल, अरिदल होता है दुश्मन, अरिदल कौन होता है? दुश्मन। अरिदल की पहचान कराने, दुश्मन की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, कभी घृणा नहीं आई किसी के प्रति, मुझे किसी के प्रति घृणा नहीं आई तो मैं किसी के दुश्मन को पहचान नहीं पाया। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता ला पाई, कवि कहता है कि अशांति मेरे हृदय तक कभी पहुंच नहीं पाई। तो ये पूरे जीवन के बारे में बताया गया है कि जब मैं छोटा था तो मैंने सुंदर प्रभात अपने आप को विकसित होते हुए देखा। फिर यौवन हुआ तो मैंने अपने या यौवन की जो लाली होती है उसको देखा, उल्लास देखा, एनर्जी देखा, फिर आकांक्षा उत्साह प्रेम, ये सब मैंने क्रम से क्रम देखा। जीवन में निराशा मुझको कभी रुलाने नहीं आई, ये जग झूठा है, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई थी। दुश्मन की पहचान मैं कभी नहीं कर पाया क्योंकि घृणा मुझे इस बात को सिखाने नहीं आई, और कभी अशांति हृदय तक मेरे तक नहीं पहुंच पाई। ये सब था कविता के फॉर्म में। नाउ कवि को किसकी विरासत सिखाने को नहीं, कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई, कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई, आया था ना देखिए,
विरक्ति आया था। ये देखिए विरक्ति। तो जग झूठा है यह विरक्ति नहीं सिखाने आई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कवि को विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई, कौन? तो जग सच्चा है, जग झूठा है, सहयोग या सफलता। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्ट बता दोगे जग झूठा है। लिखा होता है जग झूठा है, यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। तो जग झूठा है, बी इसका आंसर होगा। दुश्मनों की पहचान कराने के लिए, दुश्मन यहां पर अड़िदल, अड़िदल मतलब दुश्मन, दुश्मन की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आ पाई? तो अड़िदल की पहचान कराने के लिए घृणा, घृणा नहीं आने पाई। लिखा ना घृणा, घृणा नहीं आ पाई। तो दुश्मन की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आ पाई? तो घृणा नहीं आ पाई। तो सी इसका आंसर होगा। अगला पार्ट देखिए, कभी कवि को या कवि होगा, कवि, यहां कवि लिखा होगा। कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई? तो देखिए यहां लिखा था जीवन को कवि या रुलाने के लिए नहीं आई। ये ऊपर देखिए मिल जाएगा आपको। जी हाँ, ये मिला। देखो, जीवन में निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। तो जीवन में निराशा मुझको कभी रुलाने के लिए नहीं आई। तो ये था आंसर। तो निराशा देखिए ये रहा डी। कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई? तो निराशा कभी नहीं आई, यानी डी आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। और आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का क्रम क्रम से कवि ने क्या देखा? प्रकाश देखा, अंधकार देखा, रूपक देखा या फिर बदलाव देखा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखना चाहो तो देख लो। आप लिखा होता ना यहाँ पर, देखिए आपने क्या पढ़ा कि क्रम क्रम से, आकांक्षा उत्साह और प्रेम, क्रम क्रम से कवि ने क्या देखा? तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, क्रम क्रम से आया था यहाँ पर। ये देखिए, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। तो प्रकाश वर्ड आया ना, तो ये प्रकाश वर्ड, प्रकाश वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ए ऑप्शन, ये आपका प्रकाश है। यौवन की मादक लाली में कवि ने उल्लास देखा। मृत्यु का, मिलन का, जीवन का या विक्षोभ का? तो यौवन की मादक लाली में मैं आपको पहले दिखा देता हूं। यौवन की मादक लाली में देखिए, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। तो जीवन का उल्लास देखा है क्या ना, जीवन वर्ड आया। यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। तो सब कुछ मिल जाएगा। अब आराम से पढ़ोगे पेपर में तो बिल्कुल एक एक चीज मिल जाएगा। ये देखिए, यौवन की मादक लाली में कवि ने उल्लास देखा। किसमें देखा? तो जीवन। तो सी इसका आंसर था। आप चाहो तो इसकी जगह अथवा आपको दिया हुआ है तो ये भी कर सकते हो, मैं आपको सारे कराऊंगा। ठीक है। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। जब अर्ली मॉर्निंग होता है, सुबह सवेरे, जब सूर्य का प्रकाश घासों पर पड़ता है, तो हरी घास पर बिखेर दी किसने मोती की लड़ियां। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता उन ओस कनों को अंजलि में भर घर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो कवि कहना चाहता है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग सुबह सवेरे जाते हैं पार्क वगैरह में, तो जो हरी घास है उस पर बखेर दी जाती है मोती की लड़ियां जब धूप उस पर पड़ती है। कौन रात में गूंथ गया था ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम। नभ के नन्हे तारों से कौन दमकते हैं दमदम। पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है। लुटा गया है कौन जौहरी, जौहरी मतलब जो ज्वेलरी का काम करते हैं। अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कनों को अंजलि में भरकर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता बनाओ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
पोस्ट करो कि अंजलि में भरकर कवि कहां लाना चाहता है। पोस्ट करो कि अंजलि में भरकर कवि कहां लाना चाहता है। तो ये देखिए यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखिए, जी चाहता है इन ओशकनों को अंजलि में भरकर घर ले आऊं। अंजलि में भरकर, हाथ में भरकर, अंजलि मतलब हाथ, अंजलि में भरकर घर ले आऊं। तो अंजलि में भरकर कवि कहां लाना चाहता है, तो घर लाना चाहता है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहा है। फूलों की, खेतों की, ओसकनों की या कलियों की। तो बात ओस की हो रही है ना यहाँ पर। तो कवि किस पर कविता लिखना चाहता है, तो लिखिए यहां लिखा कविता एक बनाओ। किस पर, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता बनाओ। तो किस पर कवि बनाना चाहता है कविता, ओसकनों पर। ये देखिए लिखा हुआ है कविता बनाओ, ये रहा, और ओसकन ये रहा। तो सब कुछ आपको आंसर मिल जाएगा। ओसकनों पर कविता बनाना चाहता है कवि। सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात कर रहा है, तो ईद, बैसाखी, होली या दीपावली। याद है ना, दीपावली आया था अभी ऊपर। देखिए सुबह सुबह क्या बात हो रही थी, दीपावली। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में, यह दिवाली। तो सुबह सुबह कौन मना रहा है, दिवाली। तो दीपावली, यानी डी जो है आंसर है। पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं, ओस, पानी, रतन या मधु। तो आंसर आएगा, देखिए अभी आया था ना, जो पत्तों पर और फूलों पर पग पर कौन बिखरे हुए हैं। तो देखिए दिखा देता हूं मैं, पत्तों और फूलों पर क्या क्या बिखरे हुए हैं। देखिए पत्तों पर, फूलों पर, पग पग बिखरे हुए हैं रतन। पत्तों पर, फूलों पर, पग पग बिखरे हुए हैं रतन। तो पत्तों और फूलों पर, पग पर क्या बिखरे हुए हैं, तो रतन बिखरे हुए हैं। तो रतन आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लें। मोती की लड़ियां किसी ने कहां बिखेर दी है। मोती की लड़ियां किसी ने कहां बिखेर दी है। तो देखिए मोती की लड़ियां आएगा इसमें, ढूंढिए मोती की लड़ियां। मोती की लड़ियां आपको मिल जाएगा। तो देखिए हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियां। तो कहां बिखेर दी है, हरी घास पर। हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियां, तो हरी घास पर। तो बच्चों इस प्रकार के पैसेज आएंगे जिसका आंसर आप आराम से दे सकते हो, हरी घास पर, हरी घास पर। ये रहा डी आंसर। तो कहने का मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जल्दबाजी नहीं करना कि हिंदी है बहुत आसान है। यहां से आपका व्याकरण शुरू होता है। खंड ख जो है ये व्याकरण है। तो व्याकरण में क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये एज इट इज तो नहीं आएगा, लेकिन इनके जैसे आएगा, क्योंकि डीओई द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर इशू किए गए उसी के पैटर्न पे सारे पेपर आ रहे हैं। नाउ अपमान शब्द में उपसर्ग है। अब आपको पता होगा उपसर्ग, उपसर्ग होता है स्टार्टिंग के वर्ड, यानी ये, इसे बोलते हैं उपसर्ग। तो अप, अ, अपम, अपमा ऐसा करके आपसे पूछा जा रहा है। तो अपमान शब्द में उपसर्ग है अप। तो एक जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। उपसर्ग होता है स्टार्टिंग के जो वर्ड होते हैं जिसका कोई अर्थ हो। अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो जिसमें अधि उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब जो जिसमें स्टार्टिंग में अधि लगा होगा। उपसर्ग होता है जो स्टार्टिंग में, आरंभ में लगता है। तो अधिवक्ता, अधिक, अधीर, अधिक। तो आंसर आएगा अधिवक्ता। क्यों, क्योंकि अधि अलग है, अधि का मतलब अलग होता है, वक्ता का मतलब अलग होता है। अधि यहां भी है लेकिन क का कोई मतलब नहीं है। अधि यहां भी है लेकिन अर का कोई मतलब नहीं है। अधि यहां भी है लेकिन क का कोई मतलब नहीं होता। तो अधिवक्ता। तो उपसर्ग की अगर परिभाषा आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि मैं इसी को आंसर क्यों कर रहा हूं, अधिवक्ता, अधिवक्ता। तो वक्ता एक अलग पर्सन है, वक्ता जो बोलने वाला है, और अधि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अधि उपसर्ग अधिवक्ता में है। सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। सनसनाहट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में होता है। तो लास्ट में देखिए आहट शब्द आ रहा है। आहट, देखिए आहट, ना, ना मतलब आ, और ह और ट, इसे बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है। तो आहट लग रहा है लास्ट में, आहट। तो आहट ये मिल गया। तो सी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन, इक प्रत्यय वाला शब्द है। अब आपको ऐसे शब्द जोड़ने हैं, ऐसे वर्ड जोड़ने हैं जिसमें प्रत्यय जो होगा वो इक होगा। प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगता है, यानी इक लगना चाहिए लास्ट में। तो देखिए इक किस में लग रहा है, ये आपको ढूंढना है। इक वर्ड किस में आपका लग रहा है। तो प्रत्यक्षित, प्रत्याशिता और सामाजिक, सम्मानित या बधित, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन दे दिया। दोबारा देखोगे क्वेश्चन क्या बोला गया, इक लगना चाहिए, इक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रत्यय, प्रत्यय तो लास्ट में। तो अगर आप ध्यान से देखो, प्रत्याशित, तो शित वर्ड ज्यादा आ रहा है।
सामाजिक, सामाजिक आ रहा है तो सामाजिक में आ रहा है एक, सामाजिक, ई देखो ना, ई छोटी ई और ये ना छोटी ई और साथ में क, सामाजिक, तो एक प्रत्यय में आ रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। निरअपराध शब्द में मूल शब्द, तो निरअपराध जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक निर और दूसरा अपराध, निरअपराध, तो इसमें जो मूल शब्द है वो कौन है, तो अपराध है, अपराध, तो अपराध आपका मूल शब्द होगा, तो डी जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धनहीन शब्द में समास होगा, आपको धनहीन शब्द में समास ढूंढनी है, तो समास पढ़िए आपने, क्या होता है, धन से जो हीन हो, धनहीन का मतलब क्या होता है, धन से हीन, तो धन से हीन ये किसकी पहचान है, ये पहचान है तत्पुरुष समास की, तो द्विगु समास, द्विंद समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, मिल गया तत्पुरुष, तो सी, धनहीन, धन से हीन, तो धन से हीन से वगैरह आता है ना, तत्पुरुष में आता है। नीलांबर, नीला है अंबर, नीलांबर नीला है अंबर, समस्त पद का सही विग्रह आपको बताना है, इसको विग्रह करके आपको बताना है, तो नीलांबर, नीलांबर का मतलब होता है नीला है अंबर, तो नीला है जो अंबर, देखिए डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। तो कुछ नहीं, आप थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा व्याकरण की, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाइए, बढ़िया पेपर आएगा। दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार का समस्त पद क्या होता है, यानी दो पहरों का जो समाहार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोपहर, देखा ना, दो पहरों, तो इसी से मिला है दोपहर, तो बोलते हैं ना दोपहर, ये दोपहर हो गया, दिन के जो बीच का समय होता है, तो दो पहरों का जो समाहार होता है उसको दोपहर कहते हैं, तो दो शहर, दो प्रहार, दो पहरे, दोपहर, ये रहा दोपहर, तो डी आपका आंसर होगा। द्विंद समास सही उदाहरण है, देखिए आपको द्विंद समास ढूंढना है, क्या ढूंढना है, द्विंद समास, द्विंद समास में क्या होता है, जैसे माता पिता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, माता पिता, नाना नानी, तो इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं वो द्विंद समास होते हैं। तो मिल गया आपको उल्टा सीधा, ये देखिए यही मिल गया आपको, यही आंसर है उल्टा सीधा। रात दिन, राजा रानी, बोलते हैं ना, माता पिता, तो नाना नानी, चाचा चाची, ये सब होते हैं द्विंद समास, तो उल्टा सीधा ये बन गया आपका द्विंद समास। नौ अगला, गज जैसे आनन वाला यानी गणेश, गज जैसे आनन वाला यानी गणेश, इस समास में समास किसका, ये कौन सा समास है, देखिए जहां पर हम स्टेटमेंट में किसी और के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे हम गणेश जी का नाम नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट कह रहे हैं गज जैसे आनन वाला, यानी अल्टीमेटली हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। तो जब किसी शब्द में किसी शब्द के द्वारा किसी और को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आपको पता है भोले शंकर की बात हो गई, तो भोले शंकर को हम अक्सर क्या कहते हैं, नीले कंठ वाला, नीलकंठ आपने सुना होगा, तो जब भी हम बोलेंगे ना नीलकंठ, तो हमारे दिमाग में इमेज बन जाती है, हाँ भोले शंकर जी की बात हो रही है। तो जब समास में किसी और के बारे में बात हो रही होती है तो वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास यानी डी आपका आंसर आ जाएगा। आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मनोज विद्यालय नहीं आता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य बताइए, तो अपने अर्थ की दृष्टि से वाक्य आपको ये पता पहले आपको पढ़ा होना चाहिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कौन कौन से होते हैं, तो आप पढ़ोगे कि विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, ये सब वर्ड शब्द वाक्य के भेद होते हैं दृष्टि के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो मनोज विद्यालय नहीं जाता है, मनोज विद्यालय नहीं जाता है, तो जिसमें नहीं आ जाता है उसे बोलते हैं निषेध, यानी हम मना कर रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो निषेधवाचक, जिसमें नहीं वर्ड आता है वो निषेधवाचक होता है, तो निषेधवाचक बी आपका आंसर आ जाएगा। 9 काश विराट पत्र लिखता, तो काश, काश मतलब हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश विराट पत्र लिखता, काश मैं प्रधानमंत्री से मिल पाता, काश मैं राष्ट्रपति बन पाता, काश मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता, तो काश, काश मतलब हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, जैसे इच्छावाचक बोलते हैं कि हम इच्छा अपनी जारी कर रहे हैं, तो ए आपका आंसर आ जाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक कौन होता है, जहां पे हम प्रश्न पूछेंगे। मनोज बाजार गया, यहां तो प्रश्न नहीं पूछे, मनोज बाजार नहीं गया, यहां भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। क्या मनोज बाजार गया, लिखिए यहाँ पे मिल रहा है ना सबको, क्या मनोज बाजार गया, यहाँ क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं ना, और क्वेश्चन मार्क देखिए लगा हुआ भी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक है, तो सी आपका आंसर आ गया। अगला, मैं कल पार्क गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण, प्रश्नवाचक में इसको परिवर्तित करना है, इसको आपको प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं आंसर दूं मैं कल पार्क गया था, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा,
क्या मैं कल पार्क गया था, क्या मैं कल पार्क गया था, या मैं कल पार्क क्यों गया था वगैरह कुछ बनेगा ना, कि कल मैं पार्क गया था। तो देखते हैं प्रश्नवाचक कौन सा सही बन रहा है। ठीक है, काश मैं कल पार्क गया था, ये तो प्रश्नवाचक है ही नहीं। मैं कल पार्क नहीं गया था, ये भी प्रश्नवाचक नहीं है। मैं कल पार्क क्यों गया था, देखिए मिल गया प्रश्नवाचक, ये रहा आपके सामने प्रश्नवाचक। एक ही तो प्रश्नवाचक है, बाकी तो प्रश्नवाचक ही नहीं है। ना ये प्रश्नवाचक है, ना ये प्रश्नवाचक है, ना ये प्रश्नवाचक, एक ही प्रश्नवाचक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य का सही, आज्ञावाचक क्या होता है, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं कि पढ़ लो, मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लाना। आज्ञा, माता ने कहा कि बाजार से सामान ले आओ। तो जहां आज्ञा की बात हो, आप यहां से चले जाइए, तो आज्ञा तो दे रहे हो कि आप यहां से चले जाओ, तो आप आज्ञा दे रहे हो, तो ये आंसर आ गया। क्या आप ये देखिए प्रश्नवाचक हो गया। आप क्यों जाना चाहते हो, ये भी प्रश्नवाचक हो गया। आप कहां जाना चाहते हो। देखिए हिंदी आपको लगता होगा बहुत आसान, बेसिकली क्या है कि जिसने ग्रामर की नॉलेज अच्छी ले ली वो 10th में भी बहुत यूज हो जाएगा। तो पढ़ के जाइए, आप कुछ भी आसान मत समझिए, पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए। समझने का ही खेल है सारा दुनिया में। निर्देश अनुसार के लिए 4 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानना है। क्या पहचानना है, अनुप्रास अलंकार। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक शब्द, वर्ण बार बार रिपीट होता है। कोई वर्ण जो होता है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, तो चारु चंद्र चंचल, चा 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 रिपीट हो रहा है। रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 रिपीट हो रहा है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। देख लो, तो यहां तो कुछ रिपीट हो नहीं रहा। चमचम चपला चमकी मिल गया शायद, है ना। एक बार और देख लें, एक बार और देख लें। यही है ना, चमचम चपला चमकी, और तो कुछ मिला नहीं आपको। तो यही जो है वो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो और कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, यही है, रिपीट हो रहा है इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। आपको उत्प्रेक्षा अलंकार ढूंढना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां पर हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जो हम चीजों को उसको थोड़ा बड़े रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अब आपको उदाहरण दिया हुआ, पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, देख लो साकेत नगरी है यहाँ, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, मन का फेर। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। तो पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, तो यहां पर उत्प्रेक्षा की बात हो रही है, किसी कोई उत्प्रेक्ष कर रहे हैं हम। तो पाहुन जो आए गांव में वो शहर के, तो ये जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब समझना पड़ेगा। निम्नलिखित में सॉरी बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, मैं जरा पानी पी लूं, एक सेकंड। सॉरी बच्चों, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो आपको, आ जाता है। रूपक अलंकार पहचाना है। सर रूपक अलंकार क्या होता है, जिसमें रूप की बात होती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, जिसमें रूप सुंदरता इन सब की बात हो ना, जिसमें रूप और सुंदरता की बात हो, उसे बोलते हैं रूपक अलंकार, जहां हम किसी के रूप की कंपैरिजन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फूलों के आसपास रहते हैं, तो यहां तो किसी के रूप की बात हो नहीं रही। पीपर पात सरी मन डालो, तो यहां भी नहीं हो रही किसी के रूप की बात। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, देखो यहां रूप की बात हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, माँ मैं तो चंद्रमा के समान खिलौना लूंगा, यानी चंद्रमा के रूप की बात हो रही है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी मैया मुझे चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे, यमक अलंकार का सही था। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सर यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार में क्या होता है कि जब हम एक शब्द के मतलब आपको दो या तीन शब्द मिलेंगे और उसके मतलब अलग अलग होंगे, समझ रहे हो। यमक अलंकार होते हैं, दो अलग अलग शब्द होंगे लेकिन उसके मतलब अलग अलग होंगे। जैसे धोबिन को देख, पट देत बार बार है वगैरह, तो शब्द आपको मिलेंगे लेकिन उसके मतलब अलग होंगे। अब क ये तो हो गया अनुप्रास अलंकार, यमक तो नहीं है। नाथ सकल, सकल की बात हो रही है, रूपक अलंकार हटा दो। बरसत बादरी बूंद, तो बा अनुप्रास हटा दो।
3 बेर खाती थी वे 3 बेर खा। अब देखो बेर बेर दो अलग अलग शब्द है ना, और इसके मतलब अलग अलग है, तो ये आपका यमक अलंकार है। ठीक है, अब देखो मैं तो टीचर हूं तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आपको पहले अलंकार समझना पड़ेगा। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वो कौन सा अलंकार होता है? तो जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। जहां एक अर्थ के एक शब्द के दो या दो से ज्यादा अर्थ होते हैं उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपकना। तो जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। नाउ अब आपके पाठ्य पुस्तक हो गए। अब आपको मेरी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब बात हो रही है पाठ्य पुस्तक की, यानी आपकी बुक की। तो आपको गद्यांश दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। ये तो इसमें तो आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं मेरी, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ते आ रहे हो। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा लिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के जो लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उसका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकस, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था। कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें कई तो इतने कमजोर होते थे कि खड़े होने भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। अब आपको ये पैसेज दे दिया बुक का, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांव के लड़के वालों का स्वागत किस तरह कर रहे थे। गांव के लड़के वालों स्वागत किस तरह से कर रहे थे? उछल कूद कर, झूम झूम कर, नाच गाकर, या तालियां बजाकर? तो अभी तो आया था तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर देख भी लो, इसमें आया भी था कि गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उसका स्वागत करने लगे। आ गया ना, तालियां बजा बजाकर। तो एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो तो आप आसान सा आंसर दे दोगे। सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाकर कौन देखते रहे? दोनों मित्र, दोनों भाई, गया या झूरी? तो दोनों मित्र देखते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला, थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी को चाटनी शुरू की? तो दीवार की, अभी आया था, दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी थी। तो दीवार की यानी सी जो था इसका करेक्ट आंसर था। झूरी ने प्रातः काल दोनों बैलों को कहां खड़े देखा? तालाब में, बाग में, चरनी में या खेत में? तो जैसे ही वो सुबह उठा उसने कहा देखा दोनों को खड़े हुए? तो चरनी पर। तो चरनी पर इसका आंसर है। देख लो, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टार्टिंग में ही था, देखो, प्रातः काल जब वो उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। देखो ये रहा ना, सब कुछ आपको यही मिलेगा, बशर्ते कि आप चीजों को आराम से पढ़ोगे। तो बैलों को देखकर झूरी ने क्या दशा हुई? वह स्नेह से गदगद हो गया, वो गुस्से से लाल हो गया, वो परेशान हो गया, नाराज हो गया। तो वो स्नेह से प्यार करने लगा दोनों को। तो ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। अब आपको फिर से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको चुनने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है? लहासा की ओर पाठ में, जो लहासा की ओर पाठ है ना आपका चैप्टर है, उसमें सर्वोच्च स्थान पर क्या था? लहासा के और जो चैप्टर है उसमें सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के देवता का स्थान था, या चीनी किला था, या पहाड़ था, या सुनसान जगह था? तो अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप एक ही बार में आंसर बता दोगे, इसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डांडे के देवता का स्थान था। तो ए जो था उसका आंसर था। लहासा की ओर पाठ में लेखक ने घोड़े की क्या दशा थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था, या तेज तेज चल रहा था,
या भाग रहा था या बैठ रहा था, तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो आपके बुक का ही है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता ही सकते हो। अब आपको कविता आ गई, ठीक है। इसे बोलते हैं पठित कविता, पठित काव्यांश। पठित काव्यांश क्या होती है? जो हमने पढ़ रखी है। अब आप पद्यांश आ गया, काव्यांश आ गया, यानी कविता आ गई आपकी बुक से, और फिर उसके बेस पर आपको आंसर देना है। मानसरोवर आपने नाम सुना होगा, जहां से बहुत सारी नदियां हमारी निकलती है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनत न जाही, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। काबा फिर काशी भैया, यानी काबा भी काशी हो जाता है। राम राम ही भर रहीम, राम ही रहीम है। मोट चून पैदा भैया, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करती ऊंच ना होई। मतलब ऊंचे कुल में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि आप ऊंचे हो। सुबरन कलश सुरा बड़ा, साधु निंदा सोई। तो ये आपसे कहा था कि ऊंचे कुल का, अगर आप ऊंचे कुल में जन्मे हो तो जे करनी ऊंच ना होई। तो इसका मतलब ऊंचे कुल में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि आप ऊंचे हो गए। सुबरन कलश भरा हुआ, आपके घर में कलश भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, लेकिन साधु अगर निंदा करता है और सो रहा है, साधु निंदा सोई, तो इसका मतलब आप ऊंचे नहीं हो। तो इस प्रकार से आपके बुक में कविता दे रखी है जो आपने पढ़ रखी होगी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य कब महान कहलाता है? जब वो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, तो ये तो पहली गलत हो गया, क्योंकि मना क्या था। जब उसके माता पिता धनी हो, ये भी गलत हो गया। जब वो अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर ले। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच ना होई, जुबरन का सुरा बड़ा, साधु निदा होई। मनुष्य कब महान कहलाता है? मतलब मनुष्य महान कब कहलाएगा? जब वो ऊंचे कुल में जन्म लेगा, तो ये तो नहीं होगा आपके, ठीक है। जब उसके माँ बाप धनी हो, ये भी गलत हो जाएगा। जब अपने धर्म के संप्रदाय को बढ़ावा देता हो, तो ये भी नहीं होगा। जब उसके काम ऊंचे हो, ये आ गया ना, जब उसके काम ऊंचे हो, जब उसके काम अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके स्कूल में पैदा हुए मायने नहीं करते, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तो डी आपका आंसर आएगा। कबीर दास जी ने साधु निंदा को किसके समान बताया है? स्वर्ण कलश में सूरा के समान। तो लो जी, पहला ही मिल गया। स्वर्ण कलश में सूरा के समान माना ना, कि सोने के कलश में सूरा पड़ जाता है, उसके समान। देखिए, सुबरन का कलश भरा, सुबरन कलश भरा सूरा, सुबरन कलश भरा सूरा, तो ये आपको दिया हुआ है सोने के समान। तो स्वर्ण कलश में भरा सूरा के समान, तो ये आपका आंसर आएगा। कबीर दास जी का काबा को किसके समान बता रहे हैं? तो काबा देखो, ये मिल गया, काशी और काबा आया था ना, काबा काशी, तो काबा को काशी के समान समझा गया है, काशी। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अगला, कबीर दास जी किसको ढूंढते हुए फिर रहे थे? शत्रु को, साथी को, दोस्त को, या प्रेमी को? तो प्रेमी को। कबीर दास जी किसको ढूंढ रहे थे? प्रेमी को। आपको कहाँ है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, देखो ना, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिर रहा हूं। तो कबीर दास जी किसको ढूंढ रहे थे? प्रेमी को। किसको ढूंढ रहे थे? प्रेमी को। हंस कहाँ के जल में किलोल कर रहे थे? गंगा में, यमुना में, मानसरोवर या सरयू में? तो एक बार बताइए, पूरे पैराग्राफ में एक का ही तो नाम आया था, मानसरोवर का। तो अगर आपको नहीं भी आता ना, मान लो कविता आपने नहीं पढ़ी, तो उसका तरीका क्या है? आपके पेपर में इतना टाइम होगा आपके हिंदी में कि आप उसे 2 से 3 बार पढ़ो। बिलीव मानिए, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, चाहे आपको पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आता, लेकिन 2 से 3 बार आराम से पढ़ो, आप आंसर मिल जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनना है। वाक्य कविता में, जो वाक्य कविता आपके बुक में दिया हुआ है, कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई थी? घोड़े की रस्सी से, सांसों से, और कुएं की रस्सी से, या जीवन से? तो अगर आपने कविता पढ़ रखी होगी तो इसमें आपको मुझे लगता है बताने की जरूरत है कि उसमें कंपैरिजन की गई थी सांसों से। तो बी आपका आंसर आएगा। फिर उसी कविता का एक और क्वेश्चन है कि वाक्य कविता में नाव किसे माना गया है? तो पानी के जहाज को, पानी के किसी जीव को, जीवन को, या शरीर को? तो जीवन को नाव माना गया, कि जीवन जो है नाव के समान है। तो सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमारे ये पेपर खत्म होता है जो डीओई द्वारा जारी किया गया था। देखिए, अब तक आपके जितने पेपर हुए हैं, ये तो मानते हो ना कि वो सब कुछ डीओई के क्वेश्चन के बेस पर है।
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर जरूर आप करके जाए, खासकर दिल्ली के बच्चे तो बिल्कुल करना, अपने दोस्तों का शेयर करना। देखो जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि हम और अच्छा बढ़ाएं और ज्यादा वीडियो बनाएं और आपको बढ़िया से बढ़ाएं। तो ये पेपर आपका 1 था। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पेपर नंबर 2, क्योंकि डीओई ने 2 पेपर जारी किए, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कंप्लीट हो गया, कल मिलेंगे पेपर 2 के साथ। तो ये दोनों पेपर आप जरूर करके जाना, और इसके अलावा मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा, तो वो जरूर प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। मोस्टली आप देखना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नमस्कार, जय हिंद।